वीडियो है बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच पे विच इज़ अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। सो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप सबसे दैट व्हाट इज़ द पर्टिकुलर टॉपिक और द चैप्टर विच यू वांट मी टू टेक अप। सो काफ़ी कमेंट्स आए थे सेइंग कि चैप्टर 8 में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट चैप्टर फॉर यू ऑल। सो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 4 चीज़ें। सो आई जस्ट टेल यू वंस क्या क्या है। फर्स्टली वी डिस्कस कि व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, व्हाट आर द 4 पर्सपेक्टिव्स। हम बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते वक्त ऐसे कौन से 4 एरियाज में अपने मेजर्स को डिवाइड करते हैं। देन व्हाट इज द प्रोसेस, बैलेंस स्कोर कार्ड को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, हम उसे क्यों बनाते हैं। एंड लास्टली इलस्ट्रेशन, जो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो इलस्ट्रेशन अलोंग विद अनदर इलस्ट्रेशन, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अपने परफॉर्मेंस मेजर्स को इनटू द बैलेंस स्कोर कार्ड। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ मेथड जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। इट इज़ अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है या नहीं, अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रही है या नहीं, अपने विजन स्टेटमेंट को मीट कर पा रही है या नहीं, ये सब चीज़ें आप पता लगा सकते हो जब आप एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हो। सो नाउ this was a concept and approach which was introduced by Kaplan and Norton थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा CIMA UK इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी ये चीज़ एक सर्वे में पता करी थी कि 70% ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस स्कोर कार्ड को इस टाइम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट कर रखा है और वो उसे यूज़ करती हैं। सो ये काफ़ी यूजफुल होता है एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज़ व्हाट ऑल चैप्टर 8 ऑफ योर स्टडी मटेरियल इज़ अबाउट, कि आप कैसे डिफरेंट टूल्स यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। सो अब हम इसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्यों बोलते हैं। सो गाइस एक बार इस बारे में बात करते हैं। सो वी कॉल इट बैलेंस्ड scorecard. So why do we call it balanced? अब क्या होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माई विजन कि मेरे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूंगी या तो मैं अपनी कॉस्ट डिक्रीज करूंगी। बट इससे क्या होगा, सिंस मेरा सोल पर्पस, सोल फोकस मेरे प्रॉफिट के ऊपर है और मैं उसकी वजह से अपने प्राइस और कॉस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रेडी हूँ, तो शायद मुझे इस चीज़ से कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, क्योंकि वो मेरा फोकस एरिया है ही नहीं। मेरा फोकस एरिया बस ये है कि मेरे को रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू चाहिए तो भाई 10 रुपए का भी अभी मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो 10 के बजाय मैं उसको 15 रुपए का बेचूंगी। कस्टमर सेटिस्फाइड है नहीं है, कस्टमर्स को मैं वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख रही हूँ या नहीं, उनको मोटिवेटेड रख रही हूँ नहीं, ये सब चीज़ें मेरे विजन स्टेटमेंट में है ही नहीं। इट इज़ जस्ट अ सेल्फ सेंट्रिक विजन स्टेटमेंट स्टेटिंग कि मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है, दैट्स इट। सो एक बैलेंस होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस बिटवीन व्हाट, बैलेंस बिटवीन कि मैं अपने शेयर होल्डर्स, अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सारे स्टेक होल्डर्स का इक्वली ध्यान रख रही हूँ, मैं उन सबके इंटरेस्ट का ध्यान रख रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मेरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंटरनल प्रोसेसेस जो मेरे कंपनी के हैं, मेरी IT सिस्टम्स, मैं इन सब पे भी फोकस कर रही हूँ। सो अब अगर मैं अपनी कंपनी का विजन स्टेटमेंट ये बना लूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए,
ठीक है। अब मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी चीज़ें करूँगी और उससे मेरे कस्टमर्स और अट्रैक्ट होंगे, मेरे कस्टमर्स और बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सो ये अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाता है। जब मैं अपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे ध्यान देती हूँ, अपने कस्टमर्स पे, एम्प्लॉयज पे ध्यान देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे फाइनेंशियल फैक्टर्स कम इन लाइन विद द नॉन फाइनेंशियल वंस और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होने लगता है, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए मैं इसको एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बोलती हूँ। ओके, सो अब आ जाते हैं इस पे कि हम स्कोर कार्ड क्यों यूज करते हैं। सो हम स्कोर कार्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंपनी के लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड करती हूँ, ठीक है, और उन टारगेट्स को जब मैं अपने एक्चुअल से कंपेयर करती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और यू कैन से बजट वर्सेस एक्चुअल्स। सो मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने कुछ टारगेट्स डिसाइड किए। फॉर एग्जाम्पल माई टारगेट इज कि इस साल मेरे को 30% ग्रॉस प्रॉफिट लाना है, एंड माई एक्चुअल इज कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 32% आया है। सो आई हैव एक्चुअली मेट माई टारगेट और एक्सीडेड माई टारगेट। सो इस तरीके से ही मैं बैलेंस स्कोर कार्ड में अपने टारगेट को अपने एक्चुअल से कंपेयर करती हूँ और उसको एक स्कोर प्रोवाइड करती हूँ, मे बी अ परसेंटेज ऑफ स्कोर दैट आई प्रोवाइड टू इट, एंड देन आई सी कि मैंने कितना ज़्यादा अपने टारगेट को मीट किया है या फिर कितना टारगेट को मीट नहीं कर पाई हूँ। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ स्कोर कार्ड। So guys, this is the intent between balanced scorecard approach. Organizations को अगर अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है कि उन्होंने जो विजन अपनी कंपनी के लिए बनाया है, जो विजन स्टेटमेंट है, उस विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए उस कंपनी ने जो स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, जो स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, उन स्ट्रैटेजीज को मेजर करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या ऐसे मेजर्स देखती हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी अचीव कर लेगी, विच विल इन टर्न लीड टू अचीविंग द विजन ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द होल इंटेंशन बिहाइंड बैलेंस स्कोर कार्ड। एंड व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, अब आप स्टडी मटेरियल में पढ़ोगे जब अबाउट व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया अबाउट व्हाट इट इज। अब हम चलते हैं अबाउट द 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो मेरा जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसको मैं 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करती हूँ, जो है मेरा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज माय फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सेकंड इज माय कस्टमर पर्सपेक्टिव, थर्ड इज माय इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, एंड फोर्थ इज माय लर्निंग एंड ग्रोथ। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जिसमें मैं अपने बैलेंस स्कोर कार्ड को डिवाइड करती हूँ। मतलब कि जब भी मैं अपना बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करती हूँ तो मैं उसमें ये 4 पर्सपेक्टिव्स को जरूर से जरूर इंक्लूड करती हूँ एज अ स्टैंडर्डाइज्ड बैलेंस स्कोर कार्ड। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, एक एक करके हम ये पर्सपेक्टिव्स आपसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरी कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देगी और अगर कस्टमर्स पे, क्वालिटी पे, एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं देगी तो फिर वो एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगा। सो फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब कि मैं ध्यान दे रही हूँ प्रॉफिट पे, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो फाइनेंशियल में मैं अपने प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे, यानी कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं अपने शेयर होल्डर्स पे ध्यान देती हूँ। मेरे शेयर होल्डर्स को मुझसे क्या चाहिए मैं उस पे ध्यान देती हूँ जब मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ, ठीक है। फिर मैं प्रॉफिट और रेवेन्यू पे फोकस कर रही हूँ लेकिन मैं कस्टमर पे फोकस नहीं कर रही हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं कस्टमर पे भी ध्यान दूँ। सो मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दूँ, मैं क्वालिटी जो मैं कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ उस पे ध्यान दूँ, मेरे कस्टमर्स से कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, मेरे कस्टमर्स से कितनी रिजेक्शंस आ रही हैं प्रोडक्ट्स की, मैं उन सब पे ध्यान दूँ। इसीलिए कस्टमर पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, जो कि है कस्टमर सेंट्रिक। सो फाइनेंशियल रिलेट्स टू हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या देना चाहते हैं, कस्टमर रिलेट्स टू
मेरे कस्टमर्स मेरे से क्या चाहते हैं, मैं उन्हें वो दूंगी। थर्ड इज योर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। सो अब क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरे क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं या मेरे कस्टमर्स मेरे से क्या चाहते हैं, बट उन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स को, उन कस्टमर पर्सपेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उन शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए मैं अपने कौन से इंटरनल प्रोसेसेस पे फोकस करूं, which internal processes should I excel at if I want to deliver the proper proper डिलीवरेबल्स मेरे को जो देने हैं अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। तो मेरे को ऐसे कौन से इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे को अपने कस्टमर्स के कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है, मेरे को कस्टमर पर्सपेक्टिव से पता चला कि मेरे कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं अपने कौन से इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करूंगी। सो मेरा जो एक कस्टमर सर्विस सेल बना हुआ है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बना हुआ है, मैं उस डिपार्टमेंट में होने वाले प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करूंगी और ज़्यादा बेटर करूंगी कि वो, ताकि वो जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको और अच्छे से केटर कर पाएँ और अच्छे से वो कस्टमर कंप्लेंट्स को एड्रेस कर पाएँ और उनके रेजोल्यूशंस उनको जल्दी से जल्दी दे पाएँ। ठीक है। सो जो इंटरनल प्रोसेसेस मेरे अपने फाइनेंशियल गोल्स और कस्टमर गोल्स को अचीव करने के लिए मैं यूज करती हूँ, वो है मेरे इंटरनल बिजनेस के पर्सपेक्टिव। लास्ट टाइम आ जाते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ पे। सो लर्निंग एंड ग्रोथ से मेरा मतलब है कि अब मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सब चीज़ें कर ली, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी सब चीज़ें कर ली, बट मैं चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कैसे करके रखूंगी, हाउ विल आई अश्योर कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें हो, मेरे गोल्स सिर्फ शॉर्ट टर्म ना रह जाए बट इट शुड बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनमें। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मेरे को कुछ 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज मेरे एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में ग्रो करती रहे तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मेरे को अपने आईटी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरे प्रोसीजर्स हैं, यानी कि जो मैं अपने मोटिवेशन दे रही हूँ या जो मैं ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, जो मैं एम्पावरमेंट कर रही हूँ, जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ का आपस में अलाइनमेंट करती हूँ, वो जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। सो देर आर दीज आर एक्चुअली 3 कैपिटल्स जिनको हम कहते हैं। We can call employees as the human capital, IT system as the IT capital, and your organization process as the organization capital. So organization capital, information capital is IT system and human capital is employees. So ये 3 important capitals होते हैं, 3 important चीज़ें होती हैं जिनको अगर मैं अच्छे से चलाऊँ तो मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकती हूँ मैं। सो गाइज, ये है मेरे को 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, 4 डिफरेंट नज़रिए जिसमें मैं अपने बैलेंस स्कोर कार्ड को डिवाइड करती हूँ और अपने मेजर्स को इसमें डिवाइड करती हूँ। सो अब एक चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक विजन तैयार किया है। ठीक है, मेरा जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, उस विजन को अचीव करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है। ठीक है, उस स्ट्रैटेजीज को मैंने बना तो लिया है, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज से वो विजन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए मैं कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स बनाती हूँ, जिससे मेरे को पता चलता है कि हाँ, मेरा ये अचीवमेंट ऑफ द विजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसी मेजर्स को मैं अपने इन 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके बैलेंस स्कोर कार्ड में दिखाती हूँ। इससे आपको
आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम बैलेंस स्कोर कार्ड में जो मेजर्स अपने मेजर्स क्वांटिफाई करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमें क्यों करने पड़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड द विजन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक मार्केट लीडर बनते हुए देखना चाहती हूँ. मैं जिस भी सेक्टर में ऑपरेट कर रही हूँ, आई वॉन्ट माई ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम अ मार्केट लीडर. ओके, देन अपने उस विजन को अचीव करने के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ, ठीक है. अपने उस मार्केट लीडरशिप के विजन को अचीव करने के लिए मैं कुछ प्लानिंग करूंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी जिससे मैं अपने उस विजन को अचीव कर सकती हूँ. नाउ फॉर एग्जांपल मेरे को मार्केट लीडर बनना है, तो उसके लिए मेरी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज वुड बी कि मैं कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करूँ, ठीक है. जिससे मेरे कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे तो और कस्टमर्स मेरे से जुड़ेंगे और इससे मेरा अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा और मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और आई विल बिकम अ लीडर इन द मार्केट, ठीक है. अब विजन के बाद मैं स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है. सो मेरा विजन हो गया कि मेरे को मार्केट लीडर बनना है, मेरी स्ट्रैटेजी हो गई कि मेरे को उसके लिए कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन गेन करना है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरी एक स्ट्रैटेजी हो गई. अब सो CSF क्या होता है? अब क्या होता है कि अपनी उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए या अपने उस विजन को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और वो हमारे को एक सक्सेस बनने के काम आते हैं. सो CSF का मतलब होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. सो अब जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर मी. अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अ मार्केट लीडर बनाना है और कस्टमर्स ही खुश नहीं है मेरे से, तो फिर मैं कैसे मार्केट लीडर बन सकती हूँ. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, quality of the product, these are certain critical success factors for me, for my organization to become a market leader, ठीक है. सो मैं अपना विजन जो कि मार्केट लीडर बनना है उससे अलाइन करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ. वो स्ट्रैटेजीज मतलब कि ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि मेरे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का रोल प्ले करती है, ठीक है. फिर अब इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स तो मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन गेन करनी है, मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी है, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अपनी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को या अपनी स्ट्रैटेजीज को अचीव भी कर पा रही हूँ या नहीं. तो उस चीज को मुझे मेजर करना पड़ेगा. अब उस चीज को मेजर करने के लिए मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ? हाउ विल आई मेजर कि मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो गोल है वो अचीव हो भी रहा है या नहीं? तो ये मैं कैसे करूँगी? क्या मुझे ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं 100 प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ और उसमें से 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे पास वापस रिटर्न होके आ जाते हैं, ठीक है, रिजेक्शंस आ जाती है मुझे 20% ऑफ माय प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है. इसलिए मेरे को कस्टमर कम, अगर तो मेरे को अराउंड 2 से 3% वापसी आती है, 2 से 3% रिटर्न्स आते हैं, देन आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि हाँ देयर इज अ माइनर प्रॉब्लम. बट अगर मुझे 20 to 30% सिर्फ रिटर्न्स ही आ रहे हैं, तो इतने कस्टमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो क्या बन सकता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट लीडर? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं. मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, मेरे रिजेक्शंस कितने आ रहे हैं. सो ये सब कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि एक्चुअली मैं उस स्ट्रैटेजी को अचीव कर भी पा रही हूँ या नहीं. और यही वो मेजर्स होते हैं जिनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनटू फाइनेंशियल मेजर्स. बिकॉज हमारे विजन को अचीव करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है मेरा एक गोल. वन गोल इज कि मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, वन गोल इज कि मुझे अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंक्रीज करना है, वन गोल इज
कि मुझे अपने इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करना है. सो इन चारों डायमेंशंस में, इन चारों पर्सपेक्टिव्स में जो भी मेजर्स हैं जो मेरे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स से लिंक होते हैं, वो मेजर्स को मैं इवेलुएट करती हूँ, उनका एक टारगेट डिसाइड करती हूँ, उनके एक्चुअल्स देखती हूँ, आपस में कंपेयर करती हूँ और देखती हूँ कि क्या मेरे वो मेजर्स अचीव हुए या नहीं हुए. बिकॉज अगर मैं अपने मेजर्स को अचीव कर पा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी को अचीव कर पा रही हूँ, अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अचीव कर पा रही हूँ, एंड अल्टीमेटली मेरा विजन ऑफ द कंपनी भी पूरा होगा. ओके, सो मैंने मेजर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना बैलेंस स्कोर कार्ड बना लिया. ठीक है, अब मेरे बैलेंस स्कोर कार्ड को मैंने इवेलुएट किया और मैंने देखा कि मेरा टारगेट तो आ रहा था, मान लो आप 70% चाहिए मुझे, लेकिन मेरा जो एक्चुअल आ रहा है वो आ रहा है 60%. सो यहाँ पे कुछ गैप है. ठीक है, इस पर्टिकुलर मेजर में कुछ गैप है 10% का जो मुझे ठीक करना पड़ेगा. सो इस बैलेंस स्कोर कार्ड में जो भी हमें गैप्स मिलते हैं उसके लिए हम क्या एक्शन प्लान्स डिवाइस करते हैं. उस एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उन एक्शन प्लान्स पे कैसे फॉलो अप कर रहे हैं कि वो एक्शन प्लान्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड. सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी का जो विजन था उससे देखा कि मेरे ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरी कंपनी के विजन को अचीव करने में उसको आगे बढ़ाएंगी. एंड इन द सेम वे क्या ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं मेरे जो मैं अगर अचीव कर लूँ तो मेरी कंपनी का विजन स्टेटमेंट मीट हो जाएगा. उन क्रिटिकल सर्विस सक्सेस फैक्टर्स को मेजर करने के लिए ऐसे कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो मैंने डिवाइस किए, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया. बैलेंस स्कोर कार्ड में मैंने देखा कहाँ कहाँ गैप्स आइडेंटिफाई हुई हैं और उसके अगेंस्ट मैंने एक्शन प्लान्स डिवाइस किए कि ऐसे कौन से एक्शन प्लान्स हैं जिससे मेरे वो गैप्स मिटिगेट होंगे. फिर उन एक्शन प्लान्स में मैंने प्रॉपर फॉलोअप्स किए और देखा कि एक्चुअली मैं वो एक्शन प्लान्स जो मैंने डिसाइड किए थे, जो रिकमेंडेशंस मैंने दिए थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं. सो दिस इज द होल चेन. सो अब हम लोग इलास्ट्रेशन वाले सेक्शन में हैं. सो ये एक इलास्ट्रेशन है जिसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन एग्जाम्पल्स को हमें क्लासिफाई करना है इनटू द 4 पर्सपेक्टिव्स दैट वी स्टडीड. And the 4 perspectives are either financial perspective or customer perspective or internal business perspective or learning and growth perspective. So जो 4 perspectives हमने डिस्कस किए थे बैलेंस स्कोर कार्ड में, उसमें हमें इन एग्जाम्पल्स को क्लासिफाई करना है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से पर्सपेक्टिव में फिट बैठेगा. सो हम एक एक करके एक एग्जाम्पल उठाएंगे एंड वी विल थिंक थ्रू कि इट विल फिट इन टू विच पर्सपेक्टिव. सो इससे हमें काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी अबाउट दी पर्सपेक्टिव्स क्योंकि हम उनके एग्जाम्पल्स को उससे लिंक कर रहे हैं. सो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा घूम फिर के वो एक पूरी स्टोरी बनाते हैं और आपको अल्टीमेटली यही करना होता है कि जो पैरामीटर्स उन्होंने अपने एग्जाम्पल में दिए होते हैं, अपने क्वेश्चन में दिए होते हैं, उसको आपको हर पर्सपेक्टिव से लिंक करके उसको क्लासीफाई करना होता है. सो दिस इज द मेन स्टेप to create your balance scorecard. So now let's begin with the illustration. So इसमें अब हम सबसे पहला है हमारा research and development. So research and development is, see, it is not financial perspective, it is not customer perspective at all, it is not internal business perspective, but ये हम करते हैं for the growth of the organization, ताकि हमारी organization आगे बढ़ती रहे और वो grow करती रहे. So that is why research and development will be classified into your learning and growth perspective, that is your 4th perspective. So this will go into learning and growth, that's LG. नेक्स्ट इज हमारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. सो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इज मेरे जो भी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स या कस्टमर पर्सपेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ें मैं करती हूँ उसको हम क्लासिफाई करते हैं इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में, दैट इज द 3rd पर्सपेक्टिव में. ठीक है. सो अब अगर मेरे को अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना है, सो डेफिनेटली मेरे को न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई वी क्लासिफाई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इनटू द इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि हम अपने फाइनेंशियल और
अपने कस्टमर पर्सपेक्टिव्स को के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेके आते हैं। थर्ड इज हमारा प्राइस। सो गाइज, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है कि हम इसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के जैसे क्लासिफाई कर देते हैं, बट दिस इज नॉट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे मैं प्राइस की बात कर रही हूँ। सो प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर घटेगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कस्टमर्स, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वे कस्टमर्स आर लुकिंग एट अस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वे ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद देयर कस्टमर्स। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस। अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करती या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर या पर कंज्यूमर की बात करती, तो मैं डेफिनेटली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात कर रही होती, बट यहाँ पे मैं प्राइस की बात कर रही हूँ। सो दैट इज वाई दिस विल गो इनटू कस्टमर पर्सपेक्टिव। सो दिस विल बी सी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉस्ट लीडरशिप। सो गाइज, कॉस्ट लीडरशिप है ये। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट की बात करती तो मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात कर रही होती, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कॉस्ट लीडरशिप के बारे में। सो कॉस्ट, वी हैव टू बिकम अ लीडर इनटू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मैनेजिंग. So that is why this is a learning and growth perspective. So this will be classified into the fourth perspective. So this will be LG. Then next आता है हमारा sales penetration. So ये हो गया हमारा सेल्स पेनिट्रेशन. So अब मेरे को, अब यहाँ पे मैं सिर्फ सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मुझे सेल्स पेनिट्रेशन करना है, मतलब मैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने की बात कर रही हूँ. सो सेल्स पेनिट्रेशन विल बी अगेन क्लासिफाइड इनटू इंटरनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं सेल्स को इंक्रीज करूंगी, अपना इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी, तो मैं डेफिनेटली अपने इंटरनल बिजनेस की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी सिंपल, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. उसके बाद हमारा आ जाता है सेल्स. सेल्स जैसे कि हमने बात करी, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू हमारा जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. अब इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम इसको फाइनेंशियल में क्लासिफाई करें या फिर हम इसको कस्टमर में क्लासिफाई करें. सो अगर मैं सेल्स प्राइस की बात कर रही हूँ तो मैं उसको कस्टमर में क्लासिफाई करूंगी. अगर मैं सेल्स की या रेवेन्यू की बात कर रही हूँ तो फिर मैं उसको क्लासिफाई करूंगी फाइनेंशियल में. सो ये मेरा चला जाएगा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, ठीक है. सो दिस विल बी also classified into financial perspective. फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वालिटी पे. सो क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, सो क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कस्टमर. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट, दिस विल बी क्लासिफाइड एज कस्टमर, ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो इज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो हो गए वो हमारे पूरे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं. सो दिस विल बी फाइनेंशियल. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. ये भी हमारा फाइनेंशियल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. देन द नेक्स्ट इज अनरिजॉल्व्ड कस्टमर कंप्लेंट्स. सो अनरिजॉल्व्ड कस्टमर कंप्लेंट्स है कि कस्टमर्स को कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनकी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स है जो कि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कस्टमर्स. सो अनरिजॉल्व्ड कस्टमर कंप्लेंट्स विल बी कस्टमर्स. Next is मेरा customer relationship center. So customer relationship centers are the centers we create internally into our business to cater to the needs and complaints of the customers. So this will be our internal business. So this will be I. ठीक है. एंड नाउ लास्ट इज योर एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो लास्ट पर्सपेक्टिव है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, उसमें हम हमारे इनोवेशन, हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा सिस्टम कैपिटल, हम ये सब इंक्लूड करते हैं. सो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इज इनटू लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट वन. दिस विल बी लर्निंग एंड ग्रोथ. सो these were certain examples जिनको हमने क्लासिफाई किया into the 4 different perspectives. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, बट अगर आप आराम से सोचोगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसके बारे में. So guys, this was the illustration.